हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फ्री गाय शो। और बहुत दिनों के बाद मैं एक बार फिर वापस आ चुका हूँ। तो बेसिकली बीच में गायब होने का रीजन सिर्फ इतना सा था कि बस मेरे पास 1-2 करोड़ ही कम पड़ गए थे, जिस वजह से पैसे के लिए मुझे कुछ काम करना पड़ा था। तो उस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया था। बट अब वो काम खत्म हो चुके हैं। अब मैं पूरी तरीके से फ्री हूँ, तो अब मैं यहाँ पे आके वीडियोस बना सकता हूँ। और पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ चेंज हो गया है। इंग्लैंड वाली सीरीज में एक यंग इंडिया टीम ने जिस तरीके से खेला, जिस तरीके से हमारी टीम वहां पे ड्रॉ करके आई थी, कमाल का कंपटीशन था। लेकिन उसके बाद आते ही जिस तरीके से एशिया कप में सबसे पहले तो इंडिया पाकिस्तान को लेके जो बवाल हो रहा था, जो डिबेट हो रहा था, उस पे ये डिबेट अभी तक सेटल हो ही नहीं पाया था कि तब तक एशिया कप पे ये स्क्वाड को लेके जो कलेश फूटा है, ये अपने आप में बहुत ही कमाल का है। और शुभमन गिल के इन्वॉल्वमेंट से, शुभमन गिल को इन्वॉल्व करने से जो कलेश और जो रायता फैला है, उस पे बात करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल का टीम में इन्वॉल्व होना ही गलत है। शुभमन गिल बिल्कुल डिजर्व करता है टीम में होना, लेकिन उसमें लेकिन बट बहुत सारे आ जाते हैं। तो उन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रथा के अनुसार आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ आप सभी के लिए दो इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आपके आसपास जितने भी जानवर हैं उनको प्लीज प्लीज प्यार करें। अगर वो आपके घर के पास आते हैं, बरसात का मौसम आ रखा है, तो प्लीज उन्हें भगाए नहीं, उनको अपने घर के आसपास शेल्टर जरूर दे। और थोड़ा सा खाना, थोड़ा पानी, थोड़ा प्यार, इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो जरूर उनकी हेल्प करें और अपने घर के अंदर और बाहर पेड़ जरूर लगाए। तो चलिए इंट्रो के उस पार मिलते हैं। Welcome to the Free Guy Show. The beat drops heavy, the crowd says whoa. Sports in style, yeah, we keeping it pro. No rush, you're here, let the good times glow. From fields to courts where stars collide. तो सबसे पहले एक चीज को मैं क्लियर कर देता हूँ, शुभमन गिल का इस टीम में इन्वॉल्व होना, इस पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन उठा रहा होगा, क्योंकि शुभमन गिल डेफिनेटली डिजर्व करता है टीम में होना। और अगर वो बीसीसीआई या फिर सेलेक्टर्स के रडार में है एक फ्यूचर लीडर के तरह पे, तो उसमें बहुत हद तक वैलिडेशन हम फैंस का भी है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सवाल पूछे जाने चाहिए कि शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना के जब इस टीम में इन्वॉल्व किया गया है, तो शुभमन गिल का बैटिंग पोजीशन क्या होगा। तो उस पे अजीत अगरकर साहब का कहना है कि शुभमन गिल जब अवेलेबल नहीं था तब संजू सैमसन उनकी जगह खेल रहा था, और अब जब शुभमन गिल अवेलेबल हो चुका है तो शुभमन गिल अपने नेचुरल नंबर पे खेलेगा, मतलब वो ओपनिंग करेगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अभिषेक शर्मा, जिसके होने के वजह से यशस्वी जायसवाल को टीम में जगह नहीं मिल रही, जिसके बारे में आगे मैं बात करूंगा, बट वहीं पे सेम टाइम पे अभिषेक शर्मा 199 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे, संजू सैमसन 182 या 184 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे, और सेम टाइम पे यशस्वी जायसवाल 172 या 74 के स्ट्राइक रेट उनका T20 में है। इन दो प्लेयर्स को नेग्लेक्ट करते हुए संजू सैमसन, क्योंकि अब शुभमन गिल के आने की वजह से प्लेइंग 11 से बाहर होने वाले, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और अगर ये चीज होती है तो किसी को सरप्राइज होना भी नहीं चाहिए। तो इन दोनों प्लेयर्स के होते हुए शुभमन गिल को ओपनिंग में लाना, वो भी 133 के स्ट्राइक रेट से। अब एशिया कप में आने के बाद मुझे ये बिल्कुल डाउट नहीं है कि शुभमन गिल परफॉर्म भी कर देगा, लेकिन जो कंपटीशन हमें वर्ल्ड कप में मिलने वाला है, उस क्वालिटी का कंपटीशन इस एशिया कप में नहीं मिलेगा। और अगर इस एशिया कप में यशस्वी जायसवाल को भी डाल देते तो वो भी अपने स्ट्राइक रेट को और बेटर करता जाता। संजू सैमसन एक परमानेंट पोजीशन पे आ चुके थे। 182 184 का स्ट्राइक रेट ये T20 में एक ओपनर के लिए बेस्ट स्ट्राइक रेट है। साउथ अफ्रीका में जिस तरीके से बैक टू बैक हंड्रेड्स मारे थे, जहां पे शतक या तो बतक वाला सिनेरियो चल रहा था संजू सैमसन के साथ, तो वहां उस सीरीज के बाद ऐसा लग रहा था कि T20 में हमारे ओपनर सब परमानेंट है, बट ऐसा लग रहा है कि इस टीम में कोई भी परमानेंट नहीं है। और शुभमन गिल को जिस तरीके से जबरदस्ती इस टीम में घुसाया जा रहा है, दिक्कत उस चीज से। क्वेश्चन नंबर 2, यशस्वी जायसवाल, जिसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, जो टेस्ट सीरीज में अच्छा कर रहा है, और उसके अंदर पूरी पोटेंशियल है एक 3 फॉर्मेट प्लेयर बनने का, लेकिन उसको ओडीआई में इसलिए नहीं खिलाया जाता क्योंकि वहां पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल एक वेल सेटल्ड ओपनर्स हैं हमारी टीम के लिए, तो वहां पे यशस्वी जायसवाल को इसलिए जगह नहीं मिल रही। लेकिन T20 में जो परमानेंट ओपनर्स थे, जिनकी जगह पे यशस्वी जायसवाल को अब तक नहीं डाला गया था, क्योंकि वो परमानेंट हो चुके थे, वो वेल सेटल हो चुके थे, कॉम्बिनेशन हमारी टीम के लिए, इंडिया के लिए काम कर रहा था, तो यशस्वी जायसवाल की जगह नहीं बन रही थी। और
जो वर्ल्ड कप हम लास्ट टाइम जीत के आ रहे T20 वाला, जहां पे रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों रिटायर हुए, वहां पे यशस्वी जायसवाल बेंच पे, और एक वर्ल्ड कप विनिंग साइड से एक बैकअप ओपनर को आप एक बार फिर ओवरलुक करते हैं और वो रिजर्व में पहुंच जाता है। एक 3 फॉर्मेट वाला प्लेयर जो कि अपने पीक फॉर्म में है, उसको हम चांस नहीं दे रहे। ये जो वीक मेंटालिटी है, मैं इस पे बात करता हूँ, या फिर इसको हम फेवरेटिज्म भी बोल सकते हैं, या फिर लाइकिंगनेस भी बोल सकते हैं, या फिर एक स्ट्रॉन्ग पीआर को भी हम ब्लेम कर सकते हैं। जिस मर्जी चीज को आप ब्लेम करना चाहे आप कर सकते हैं। अगर ओडीआई में 2 राइट हैंडर अगर ओपनिंग कर सकते हैं, तो T20 में अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग क्यों नहीं कर सकते? वहां पे हम राइट और लेफ्ट के कॉम्बिनेशन के साथ ही चलेंगे, और एक ऐसा प्लेयर जो कि एक अच्छे स्ट्राइक रेट से सब कुछ सही कर रहा है, उसको हटा के हम उससे कम स्ट्राइक रेट वाले को वाइस कैप्टन बना के हम फ्यूचर देखते हुए हम उसको वहां पे डाल रहे हैं। ये जबरदस्ती, और टीम में जिस तरीके से बाकी प्लेयर्स को ओवरलुक किया गया है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अय्यर को रिवॉर्ड क्यों नहीं दिया? अय्यर जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने के बाद जिस तरीके से डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में और ईरानी कप, जितने कप्स खेलने गया है एज अ कैप्टन, सारे कप्स जीते हैं। 2024 में केकेआर के साथ कप लिफ्ट किया था। 2025 में पंजाब को कैप्टन करते हुए पंजाब के तरफ से सबसे ज्यादा रन मारे, 604 रन मारे, और 11 साल के बाद पंजाब को प्लेऑफ्स में लेके गया था, फाइनल खेला था। उसके बावजूद श्रेयस अय्यर को टेस्ट मैच में ओवरलुक किया जाता है, और अब T20 में भी ओवरलुक किया जाता है। और मैं आपको ये चीज लिख के दे सकता हूँ, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर में अगर ये चीज हुई होती कि इन दोनों में से किसी एक को टीम में डाला होता, तो शायद इतना कलेश नहीं होता, क्योंकि क्वालिटी के ऊपर वो फेवरेटिज्म गया है, और वो साफ साफ दिख रहा है कि आप बेटर प्लेयर्स को, बेटर परफॉर्मर्स को रिवॉर्ड नहीं कर रहे हो, और आप सिर्फ फ्यूचर लीडर के नाम पे आप शुभमन गिल को जबरदस्ती एक प्लेइंग 11 का पार्ट बना रहे हो, जहां पे आप वाइस कैप्टनसी भी शुभमन गिल को देते हो, ये मेक श्योर करने के लिए कि जितने मैचेस होंगे वो सब के सब शुभमन गिल खेल रहा हो। अब इसमें शुभमन गिल की भी गलती नहीं, शुभमन गिल को अगर हेट करने पहुंच जाए तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि चीफ सेलेक्टर्स का ये जो माइंडसेट है, या फिर जो एक सेलेक्टिंग कमिटी है, इनका ये जो माइंडसेट है, गौतम गंभीर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें, गौतम गंभीर को भी ब्लेम कर सकते हैं, बट अकेले गौतम गंभीर को ब्लेम नहीं कर सकते। इसमें अजीत अगरकर, पूरा सिलेक्शन कमिटी, हर किसी को, बीसीसीआई, सबको ब्लेम करना पड़ता है। सिर्फ गौतम गंभीर इसमें ब्लेम का हकदार नहीं। और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है, क्योंकि अजीत अगरकर के होते हुए जब ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाला गया था डिसिप्लिनरी एक्शन के वजह से, उसके बाद से अजीत अगरकर जिस तरीके से बिहेव करता आया है, और एक बंदे को एक पोजीशन पे जब बहुत टाइम तक रख दिया जाता है, ऐसा फील होने लगता है शायद वही भगवान है, और उसकी मर्जी ही फाइनल बेसिकली डिसीजन है। अब उसके रेपोकेशंस क्या हो सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, किसी की लाइफ में वो क्या इम्पैक्ट डाल सकता है वो डिसीजन, उससे कोई लेना देना नहीं है। और अजीत अगरकर इस टाइम पे जिस तरीके से एक रूठा हुआ फूफा की तरह बिहेव कर रहा है, ये अपने आप में कमाल है, क्योंकि उस अथॉरिटी को जिस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है, प्लेयर्स को रिवॉर्ड नहीं देना, और अगर आपका कोई फेवरेट हो गया है तो उसे ओवर द टॉप जाके आप टीम में किसी भी तरीके से उसकी जगह बना रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आपको किसको बेंच पे बैठाना होगा, उसका स्ट्राइक रेट या उसकी परफॉर्मेंस उस पर्टिकुलर बंदे से कितना अच्छा है, वो आप पूरी तरीके से नजरअंदाज करने को तैयार हो। बट क्योंकि श्रेयस अय्यर आपको पसंद नहीं है, तो आप सीधे सीधे सवाल पूछ देते हो कि किसकी जगह श्रेयस अय्यर को खिलाया जाए। तो मैं बता देता हूँ, बहुत लोगों ने ये चीज बताया भी है, और आप में से भी बहुत लोग इस चीज से अग्री करोगे कि दुबई में जिस तरीके के कंडीशंस होंगे, वहां पे हार्दिक पांड्या आपके पास जब अवेलेबल हैं, और आपके पास 3 सीमर्स हैं, अर्शदीप, हर्षित राणा और जसप्रीत बुमराह, वहां शिवम दुबे की जरूरत आपको क्या पड़ेगी? शिवम दुबे की जगह आप रख सकते थे श्रेयस अय्यर को। प्लेइंग 11 में आप नहीं भी डालते, स्टिल वो आप उसको अश्योरिटी देते या अश्योरेंस देते कि आप हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं। और रोहित शर्मा के बाद एक जो नेक्स्ट कैप्टन वाला रोल था, वो श्रेयस अय्यर को डिलीवर होने वाला था। उस लेवल पे या फिर उस लीडरशिप रोल में श्रेयस अय्यर को देखा जा रहा था, और उसके बाद श्रेयस अय्यर से इस तरीके से रूठना कि श्रेयस अय्यर को
अब वो फील कराना कि देख तूने हमारी बात नहीं मानी या चापलूसी नहीं करी या फिर तू बेसिकली एक फॉलोवर बन के हमारे आगे पीछे नहीं घूम रहा था, तो अब हम तुझे बताते कि हमारी अथॉरिटी क्या है और हम क्या कर सकते हैं। ये बेसिकली उस तरीके का टशल दिख रहा है, ये पावर टशल उस तरीके का दिखता हुआ बेसिकली फील हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर 5, दो ऐसे प्लेयर जो कि 3 फॉर्मेट प्लेयर हो सकते हैं। अगर हमारे बोर्ड को 3 फॉर्मेट प्लेयर ही चाहिए और ये उन्हीं को वैल्यू करते हैं, या फिर ये उस तरीके का इकोसिस्टम ही नहीं चाहते कि 3 फॉर्मेट में 3 टीम हो भी सकती है। एक ऐसा बोर्ड जिसके पास इतनी लग्जरी है कि सेम टाइम पे वो एक फॉर्मेट में ए और बी टीम भी रख सकता है, वो 3 फॉर्मेट में 3 अलग टीम 3 अलग कैप्टन रखने को तैयार ही नहीं है। ये उस मेंटालिटी से निकलना ही नहीं चाहते गौतम गंभीर, जो कि कोच बनने से पहले स्टार कल्चर खत्म करना चाहते थे, और अब शुभमन गिल को फुल फ्लेज स्टार बनाने की या फिर फेस ऑफ इंडियन क्रिकेट बनाने की तैयारी में ये इस तरीके से जुटे हुए हैं कि शुभमन गिल को मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बोर्ड ये कोच बर्बाद करते हैं, शायद ये पॉसिबिलिटी है। और इस चक्कर में 2 3 फॉर्मेट प्लेयर हमारे बर्बाद हो रहे हैं। एक टॉप ऑर्डर में ओपनिंग में यशस्वी जायसवाल, और एक मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पे नंबर 4 पे आप कहीं पे भी खिला सकते हो, वहां पे श्रेयस अय्यर। इंग्लैंड वाले टेस्ट मैच में श्रेयस अय्यर को लेके जा सकते हैं, नहीं लेके गए। और ये बीसीसीआई बोर्ड, हमारा बोर्ड जिस तरीके से कॉमेडी करने पे तुला हुआ है, आईपीएल से ऑरेंज कैप और पर्पल कैप को उठा के टेस्ट मैच में डेब्यू करा रहे हैं, और एशिया कप में जहां पे उनकी प्रॉपर जगह बन सकती थी या फिर उनके नाम पे डिस्कशन हो सकता था, वहां पे साई सुदर्शन स्कीम ऑफ थिंग में ही नहीं है और प्रसिद्ध कृष्णा रिजर्व प्लेयर में। बट टू बी ऑनेस्ट, हर्षित राणा की टीम में होने से बहुत ज्यादा मुझे तो नहीं खटका, या फिर मैं इस तरीके से सवाल नहीं उठाऊंगा कि गौतम गंभीर के फेवरेटिज्म की वजह से हर्षित राणा टीम में है, क्योंकि अब तक जो भी परफॉर्मेंस है इतना भी बुरा नहीं है। और चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से हर्षित राणा ने परफॉर्म किया था, एक ही मैच मिला था शायद, और इंग्लैंड वाले में भी वो जो कंक्रेशन सब्स्टिट्यूट आया था वहां पे भी मैन ऑफ द मैच बन के गया था, तो कंटिन्यूएशन देना डेफिनेटली अच्छा है। और ये इस चीज पे भी मैं बहुत ही एम्फेसिस देना चाहता हूँ, या फिर आप लोगों का गौर या फिर अटेंशन लाना चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड कप की फाइनल टीम नहीं है, और अभी बहुत सारे डायनेमिक्स चेंज हो सकते हैं, तो पेशेंस हमें थोड़ा सा रखना होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बीसीसीआई कुछ प्लेयर्स के साथ बहुत गलत कर, श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल ये दो ऐसे प्लेयर है जिनके साथ बहुत गलत हो रहा है, और ये अपने पीक फॉर्म में है, जिसकी जरूरत इंडिया टीम को एटलीस्ट बेंच पे होना, उस प्लेइंग 11 के साथ ट्रैवल करना, उस इकोसिस्टम का पार्ट होना इनके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट देता। बट बीसीसीआई के कुछ ज्यादा अलग ही प्लान्स है, और अब मैं आपको एक प्लेइंग 11 भी दे देता हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली इसमें से एक या दो नाम चेंज होंगे। मुझे ऐसा लगता है दो भी नहीं, सिर्फ एक नाम चेंज होगा। कुलदीप यादव के जगह शायद रिंकू सिंह को खिला ले एक और बैटिंग डालने के लिए ऑप्शन के लिए, क्योंकि मैंने नंबर 7 तक बैटिंग रखी है, उसके बाद बॉलर्स है। बट हमारे कोच साहब, हमारे जो प्लानिंग है बेसिकली हमारी टीम की, उसमें नंबर 8 तक बैटिंग चाहिए टेस्ट मैच में, ओडीआई में, तो यहाँ T20 में भी शायद यही प्लान के साथ जाए। तो प्लेइंग 11 में मेरे हिसाब से ऐसा है कि अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन बेंच पे होंगे, शुभमन गिल, फिर तिलक वर्मा नंबर 3 पे, सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पे, राइट लेफ्ट के कॉम्बिनेशन को देखते हुए ऊपर नीचे हो सकता है। नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पे जितेश शर्मा, ये भी ऊपर नीचे हो सकता है। इवन 5 6 7 पे ऊपर नीचे हो सकता है। राइट लेफ्ट के कॉम्बिनेशन को देखते हुए अक्षर पटेल नंबर 7 पे। यहाँ पे बेसिकली बैटिंग खत्म हो जाती। उसके बाद मैंने रखा है कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह। अब इस प्लेइंग 11 के साथ हमें 6 बॉलिंग ऑप्शन मिलते हैं। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। दुबई में जिस टाइम पे मैच हो रहे होंगे, क्योंकि T20 है तो लेट स्टार्ट होंगे, तो ड्यू एक फैक्टर रहने वाला है। तो 6 बॉलर्स हैं, और बैटिंग में डेफिनेटली अभिषेक, शुभमन, तिलक वर्मा, स्काई, हार्दिक, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, 7 बैट्समैन है। अक्षर पटेल को हम ऑलराउंडर नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप फाइनल में विराट कोहली के साथ अक्षर पटेल के हीरोइक को हम भूल नहीं सकते। अक्षर पटेल बापू जो उस दिन करके गया था, अगर वो इनिंग नहीं आती तो हम शायद वर्ल्ड कप जीत नहीं पाते। विराट कोहली की इनिंग इंपॉर्टेंट थी, लेकिन जो एक मोमेंटम दिया था अक्षर पटेल की इनिंग ने, उसको हम भूल चुके, वो हमें याद नहीं है। और चैंपियंस ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर ने अगर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जब हम 30 रन पे 3 आउट थे, जब हमारा फ्यूचर कैप्टन और करंट कैप्टन रोहित शर्मा, विराट कोहली द गोट, तीनों नहीं चले थे और हम 30 पे 3 थे, वहां पे श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, इन लोगों ने उस मैच को बनाया। अदरवाइज हम चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं लिफ्ट करते। तो हम बहुत छोटी मेमोरी के साथ आते हैं।
हमारा बोर्ड, हमारे कोच और हम हमारे हीरोज को जब तक वो उस तरीके का पीआर ना करे या फिर उस तरीके का इम्पैक्ट ना डाले कि वो मैन ऑफ द मैच बन के जाए या फिर ऐसा टॉप ऑफ द वर्ल्ड अगर परफॉर्म ना कर दे तो हमें याद नहीं रहता। और श्रेयस अय्यर चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर थे, फिर नो रिवॉर्ड। तो आज के वीडियो के लिए, कम बैक वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।